नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान का पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ेंगे। यह ईपी बोर्ड के पाठ्यक्रम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से बस जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। उसके बाद अपने किताब में जाके आप उसको पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपको लगेगा कि बड़ा आसान है यह चैप्टर। इसमें देखिए, हमें देखना है कि पदार्थ क्या होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर। देखिए, पदार्थ क्या होते हैं। तो दोस्तों, हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, हमारे आसपास क्या हो सकते हैं? पेड़ पौधे, हवा, पानी, पत्थर, किताब, टेबल, चेयर, सब पदार्थ है। भाषा कैसे परिभाषा? वह सब कुछ जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है और जो हम अपने ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो वह जगह घेरती है, उसका वजन होता है, इसलिए कुर्सी क्या है? पदार्थ है। तो याद रखिए, प्रकाश और ध्वनि पदार्थ नहीं है। प्रकाश और ध्वनि पदार्थ नहीं, क्योंकि इनका द्रव्यमान नहीं होता और यह स्थान नहीं घेरती। अब पदार्थ के कुछ गुणधर्म भी होते हैं। तो पदार्थ का भौतिक गुणधर्म क्या होता है? तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो, तो प्रारंभिक भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों, पंच तत्व में वर्गीकृत किया था। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। आधुनिक विज्ञान के अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अणु और परमाणु कहते हैं। एक प्रयोग सोचिए, जब आप चीनी को पानी में घोलते हैं तो चीनी अदृश्य हो जाती है, परंतु पानी मीठा हो जाता है। इसका अर्थ है चीनी के कण पानी के कणों के बीच में समा गए, है ना। अब जानते हैं कि पदार्थ के कणों के भी अपने कुछ गुण होंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्या जानेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पदार्थ के कणों की विशेषताओं को जानेंगे, उनके गुणधर्म को जानेंगे। तो पदार्थ के कणों की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पदार्थ के कणों की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो क्या पहली विशेषता? कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होती है। ये सूखे मटर के दानों के बीच हम नमक मिला सकते हैं और कुछ आयतन नहीं बढ़ता है। पदार्थ के कण क्या करते हैं? निरंतर गति करते रहते हैं। तो पदार्थ के कण हमेशा गति करते हैं। तापमान बढ़ने पर इनकी गति बढ़ जाती है। अब विसरण जानना है, डिफ्यूजन क्या होता है। देखो, अगर कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाए तो थोड़ी देर में पूरे कमरे में सुगंध फैल जाती है ना। यह क्यों होता है? क्योंकि गैस के कणों की गति के कारण। इसमें क्या हो रहा है? विसरण हो रहा है। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उनके बीच में एक बल लगता है, जिसको अंतराणविक बल कहते हैं, जो दो कणों को आपस में जोड़े रहता है। तो ठोस में यह बल सबसे अधिक होता है, द्रव में मध्यम और गैस में सबसे कम होता है। क्लियर? अब जानते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर्स क्या होते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। क्लियर हो रहा है ना? घबराना नहीं, एक ही चीज को आराम से समझो। देखो, पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। क्लियर हो गया? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 3। कौन? ठोस, द्रव और गैस। अब हम बात करते हैं ठोस अवस्था की, सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, क्या बात करें? सॉलिड स्टेट। वेरी गुड। तो ठोस पदार्थ का वह रूप जिसका निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। और ठोस किसे कहेंगे? जिसका आकार और आयतन निश्चित होगा, उसे ठोस कहेंगे। ठोस की भी अपनी कुछ विशेषताएं होती है। ठोस की अपनी क्या क्या विशेषताएं होती है? तो कणों के बीच अंतराणविक बल सबसे अधिक होता है। कणों के बीच अंतराणविक बल सबसे अधिक होता है। कण अपने निश्चित स्थिति और निश्चित स्थिति पर क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं, केवल कंपन करते रहते हैं। ठोस का आकार और आयतन नहीं बदलता। ठोस का आकार और आयतन नहीं बदलता। ठोस असंपीड्य होता है, मतलब
इनकम्प्रेसिबल होता है, उसको दबाया नहीं जा सकता। जैसे लकड़ी, लोहा, बर्फ, पत्थर, नमक, इनको दबाया नहीं जा सकता। एक्सेप्शन में स्पंज है, देखने में सॉलिड लगता है लेकिन उसको दबाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, हवा भरी रहती है, दबाने से हवा निकल जाती है, तो एक्सेप्शन है। अब बात करते हैं द्रव अवस्था की, लिक्विड स्टेट की बात करते हैं। तो देखो, द्रव पदार्थ का वह रूप है, पदार्थ का वह रूप है जिसका निश्चित आयतन होता है परंतु कोई निश्चित आकार नहीं होता। पदार्थ का वह रूप जिसका आयतन तो निश्चित होगा लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है, मतलब निश्चित नहीं होता। वह जिस बर्तन में रखा जाए उसी का आकार ले लेता है। कणों के बीच में अंतराणविक बल ठोस से कम होता है। यहाँ भी बल लगेगा दो कणों के बीच में, लेकिन ठोस की अपेक्षा कम लगता है। द्रव के कण एक दूसरे के पास रहते हैं, कण पास रहेंगे, रहते हुए भी स्वतंत्र रूप से गति करते हैं क्योंकि थोड़े दूर है। द्रव बह सकते हैं, इसे तरलता फ्लूइडिटी कहते हैं। जैसे पानी, दूध, तेल, पारा डाल दो, बह जाएगा। अब गैसीय अवस्था की बात करते हैं, गैस अवस्था की बात समझ में आ रही है ना बात? हाँ, अब गैस अवस्था की बात करते हैं। देखो, गैस पदार्थ का वह रूप है, गैस पदार्थ का वह रूप है जिसका न कोई आकार होता है और न ही कोई आयतन होता है। यह जिस पात्र में रखी जाए उसका पूरा आकार और आयतन ग्रहण कर लेती है। ठीक है। अब कणों के बीच अंतराणविक बल बहुत कम होता है, ठोस द्रव की अपेक्षा बिल्कुल नगण्य जैसा, बहुत कम। गैस के कण बहुत तेज गति से और सभी दिशाओं में गति करते हैं, बिल्कुल प्लूटो की तरह। तो गैस संपीड्य होती है, उसको कंप्रेस किया जाता है, तभी तो गैस सिलेंडर में रखा जाता है। गैस का घनत्व तो बहुत कम होता है, गैस का घनत्व तो बहुत कम होता है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एलपीजी और वायु, इसका घनत्व तो कम होता है। अब तुलना करते हैं, ठोस, द्रव और गैस की तुलना करते हैं। देखो, ठोस का आकार निश्चित, ये आपका आयतन निश्चित, संपीडितता नहीं होती है। द्रव आयतन आकार निश्चित, क्या आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, संपीडितता बहुत कम होती है। और गैस निश्चित आकार होता है लेकिन निश्चित आयतन नहीं होता। निश्चित आकार और आयतन दोनों नहीं होते, संपीडितता इसमें होती है। अब पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, कैसे पदार्थों में चेंजेज आते हैं, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे बदलते हैं, इनकी अवस्थाएं कैसे बदलती है, इस चीज को समझना है। हाँ, दूसरे पेज में लिखो। तो पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन ताप और दाब को बदल कर किया जाता है। ताप बदल देंगे, ताप बढ़ाएंगे घटाएंगे, दाब बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उसमें परिवर्तन आना चालू हो जाएगा। गलन, मेल्टिंग या फ्यूजन, ठोस का ताप बढ़ाने पर वह द्रव में बदल जाता है। ठोस का ताप बढ़ा दिया गया, द्रव में बदल जाएगा। जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बनता है उसे गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बर्फ का पानी बनना, बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब 273.13 केल्विन। वाष्पीकरण और क्वथन क्या होता है? तो द्रव को गर्म करने पर वह वाष्प में बदल जाता है। जिस तापमान पर वह द्रव उबल कर गैस बनता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे पानी का भाप बना तो पानी का क्वथनांक कितना हो गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलेंगे, 373 केल्विन। संघनन, कंडेंसेशन क्या होता है? तो गैस का ठंडा होकर द्रव बनना ही कंडेंसेशन कहलाता है। जमना, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, तो द्रव का ठंडा होकर ठोस बनना सॉलिडिफिकेशन है। लिक्विड है, सॉलिड बन गया, ये सॉलिडिफिकेशन हो गया। अब तापमान का एसआई मात्रक, आपने कहा होगा डिग्री सेंटीग्रेड लगा रहे थे तो केल्विन क्यों लगा रहे? क्योंकि ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। इंटरनेशनल सिस्टम होता है, साइंटिफिक लेवल में अगर यूनिट की बात करेंगे तो केल्विन होता है। तो केल्विन स्केल क्या होता है? तो वैज्ञानिक गणनाओं में तापमान को केल्विन में नापा गया। K = 0 ये डिग्री सेंटीग्रेड + 273, ये फार्मूला याद रखना, ठीक है।
और देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 273 केल्विन और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 373। डायरेक्ट याद कर लेना, दिमाग नहीं लगाना है। तो 0 को परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। इस तापमान पर पदार्थ के कणों की गति बिल्कुल बंद हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। अब बात करते हैं गुप्त ऊष्मा, इसको लेटेंट हीट कहते हैं। गुप्त ऊष्मा की बात करेंगे, इसको लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, पीडीएफ में सब कवर हो जाएगा, बस यहाँ सुनो केवल मेरी बात। लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा की बात करते हैं तो क्या, वह ऊष्मा जो पदार्थ की अवस्था बदलने में खर्च होती है, वह ऊष्मा जो पदार्थ की अवस्था बदलने में खर्च होती है, वह ऊष्मा जो पदार्थ की अवस्था बदलने में खर्च होती है परंतु तापमान में वृद्धि नहीं होती, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या, बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बनाने के लिए 334 जूल पर ग्राम ऊष्मा चाहिए। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप बनाने के लिए 2260 जूल पर ग्राम ऊष्मा चाहिए। व्यवहारिक उदाहरण हमारे डेली लाइफ में कैसे इसको जोड़ेंगे, देखिए, गर्मियों में घड़े का पानी ठंडा रहता है। गर्मियों में घड़े का पानी ठंडा होता है क्योंकि मिट्टी के छिद्रों से पानी वाष्पित होकर आसपास की ऊष्मा को सोख लेता है। क्लियर। अब ऊर्ध्वपातन को समझते हैं, सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन भी एक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, सॉलिड को डायरेक्ट सॉलिड गैस में बदल जाता है बिना द्रव में बदले। तो कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं, कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं बिना द्रव अवस्था से गुजरे। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे नेफ्थलीन की गोलियां कपड़े उपड़े में रखा जाता है, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, शुष्क बर्फ को CO2 भी कहते हैं। तो ये सब क्या है, सब्लिमेशन के अच्छे एग्जाम्पल। गोली गायब हो गई, गया कहाँ, गैस बन गया। वाष्पीकरण, इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण, लिखो इवेपोरेशन। ये हमारा 8वां टॉपिक, हाँ पॉइंट वाइज बनाएंगे ना, हाँ। इवेपोरेशन, तो द्रव का किसी भी तापमान पर अपनी सतह से गैस में परिवर्तित होना। द्रव का किसी भी तापमान पर अपनी सतह से गैस में परिवर्तन होना, द्रव का गैस में परिवर्तन होना ही वाष्पीकरण कहलाता है। अब जानते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स। देखो, तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। सतह का क्षेत्रफल, सतह बड़ी होने पर वाष्पीकरण अधिक होता है। सतह बड़ा होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा। ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, ये आपका ह्यूमिडिटी, आर्द्रता की बात करते हैं, तो वायु में नमी अधिक होने पर वाष्पीकरण धीमा होता है। और यही वजह है कि बरसात के दिनों में वायु की गति तेज हो जाए, तेज हवा चलने पर वाष्पीकरण तेज हो जाता है। थोड़ा गीला है, पंखे में रख दो आप, कपड़ा तेज हो जाएगा, मतलब वायु की गति तेज कर दी गई, तेज हवा चलने लगी तो वाष्पीकरण तेज हो गया। क्लियर हो गया। अब हाँ, अगला देखो, वाष्पीकरण से शीतलता क्यों मिलती है। वाष्पीकरण, पसीना हो गया, पसीना होने के बाद क्यों लगती है, इस चीज को समझना। ठीक है, आप देखो, वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा आसपास के वातावरण से ली जाती है। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा आसपास के वातावरण से ली जाती है, इसलिए शीतलता का अनुभव होता है। ऊर्जा कहाँ से मिली, आसपास के वातावरण से, ठंडी हवा मिली, और ठंडी हवा लगी तो शीतलता। और यही कारण है कि पसीना हमें ठंडा लगता है, पसीना होने के बाद ठंडी लगती है। अब दैनिक जीवन के और भी बहुत सारे हम उदाहरण जोड़ सकते हैं। दैनिक जीवन के और क्या क्या हम उदाहरण जोड़ सकते हैं, इस चीज को देखना। गीले कपड़े का सूखना, गीले कपड़े का सूखना, नोट करो, गीले कपड़े का सूखना। बुखार में गीली पट्टी करना, बुखार है, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो गया, ठंडी पट्टी, तो कुछ समय बाद कपड़ा गीला हो जाता है, पानी सूख जाता है लेकिन बुखार कम हो जाता है।
एसीटोन नेल पेंट रिमूवर, हथेली पर लगाने पर ठंडक लगना, ठीक है। नेल पेंट लगाए और उसको लगा दोगे तो साफ कर देता है, तो उससे क्या होता है, नेल पॉलिश भी हट जाता है और ठंडक उसमें क्या होता है, ठंडक भी लगती है, जलन नहीं होती। तो ये मैंने कुछ दैनिक जीवन में उसको हम उदाहरण प्रोसेस समझे। अब देखो पदार्थ की अन्य अवस्थाओं की बात करते, इवेपोरेशन की बात हो रही है अभी। अब देखो पदार्थ की अन्य अवस्थाओं की बात करते हैं, तो पदार्थ की द्रव दो और अवस्थाएं होती है, प्लाज्मा और पीईसी। प्लाज्मा और पीईसी अक्सर इसका होगा यूज, लेकिन उतना नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए रखना है। ये प्लाज्मा और पीईसी क्या होता है। पीईसी दो वैज्ञानिकों के नाम से बीई, आगे बता रहा है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो आधुनिक विज्ञान में पदार्थ की दो और अवस्थाएं ज्ञात है। कितनी अवस्थाएं? दो। पहले आप जान गए ठोस, द्रव, गैस, लेकिन लगा वैज्ञानिकों को अरे भाई वो पहले लोगों ने कहा पंच तत्व से हमारा शरीर बना है, 5 तरह के तत्व होते हैं, 3 ही हुआ, 2 क्या, तो प्लाज्मा, चौथा हो गया प्लाज्मा। अत्यंत उच्च तापमान पर गैस के कण आयनित हो जाते हैं, इस अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। यह ब्रह्मांड की सबसे अधिक पाई जाने वाली अवस्था है, ब्रह्मांड की सबसे अधिक पाई जाने वाली अवस्थाएं हैं। सूर्य और तारों में, ट्यूबलाइट और नियॉन बल्ब में इसको समझा जा सकता है। वो क्या होते हैं, वो पार्टिकल्स टूटते हैं आयन में। अब बीईसी दो साइंटिस्ट कौन थे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अत्यंत कम तापमान पर कणों की विशेष अवस्था होती है। एसन बॉस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसकी भविष्यवाणी की थी, तो इसीलिए 2 स्टेज और जुड़ गए, तो उधर 3 थे और ये 2, 5 हो गए। अब पूरे अध्याय का हमने सारांश, पूरा अध्याय अच्छे से समझ लिया। अब इस सारांश को समझते हैं कि इसमें हमने मेन चीजें क्या है, समझ में आया? कुछ पूछना है? अभी समझ में थोड़ी, अब इसको जब रिवाइज करोगे तो कुछ आपको नया मिलेगा। पदार्थ के बारे में हमने क्या कहा था, पदार्थ वह है जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। वह तत्व जिसका द्रव्यमान हो और स्थान घेरे उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण गति करते हैं और उनमें एक आकर्षण बल लगता है। अंतराणिक बल, ठीक है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। ताप और दाब से अवस्था परिवर्तन, हमने पढ़ा था कि कैसे ताप बदल दिया गया, घटाया बढ़ाया गया, दाब घटाया बढ़ाया गया, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो गया। गलनांक समझा था, मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट समझा और महत्वपूर्ण अवधारणाएं समझी। ऊर्ध्वपातन में ठोस सीधे गैस में बदल जाता है। सब्लिमेशन हमने समझा। वाष्पीकरण, वेपराइजेशन क्या होता है, तो किसी भी तापमान, वाष्पीकरण इवेपोरेशन क्या होता है, किसी भी तापमान पर हो सकता है और शीतलता देता है। और 2 पदार्थ की और अवस्थाएं पढ़ी थी, प्लाज्मा और पीईसी, पदार्थ की उन्नत अवस्था है, तरक्की की देन है। तो दोस्तों अगली बार हम अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं पढ़ेंगे। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ऐसे खूब मन लगा के पढ़ो। लेकिन देखो यहाँ मेरे लेक्चर देने से कुछ नहीं होने वाला, हम तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे ही, लेकिन आपका काम है कि थोड़ा जाना, अपना बुक खोलना, उसको अच्छे से टॉपिक जो मैंने बताया उसको रिवीजन करना उसका। उसके बाद भी अगर कुछ नया चीज़ मिलता है जो नहीं समझ में आया, आप हमसे पूछ लेना, ठीक है। एक चैप्टर को जब 3-4 बार आप अच्छे से रिवीजन करोगे तो पूरा कंसेप्ट माइंड में सेट हो जाएगा। सेट हो जाएगा तो आप कभी भूल नहीं पाओगे। रट्टा मारोगे तो चीज़ भूल जाएगी, ठीक है।